हाँ विद्यार्थी सभी लोगों को सुप्रभात। थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब है तबीयत के कारण, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। पढ़ रहे थे कि सरैया मन के तालाब में ये गए हैं। बीच पानी में जाने के बाद नाविकों ने कहा कि पानी पी लीजिए, बड़ा पवित्र है। यहाँ का पानी बेतिया नगर के जो अमीर लोग हैं वो भी पानी को घड़ा में भरवा कर मांगते हैं। कहाँ गए थे लोग? ठीक हो सब? सरैया सरैया मन के बारे में चर्चा चल रही है। सरैया मन का जल एकदम स्थिर है, निबद्ध है, किंतु सरैया मन का जल तो स्थिर है, किंतु गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से, इस गंडक ने कितने तीर्थ तोड़े। तो जिस गंडक ने इतने तीर्थ को तोड़ डाला, क्या वही गंडक यहाँ रहने वाले लोगों को कोई वरदान दे सकेगी? वो लोग जो कि इस घाटी में बहुत ही संघर्ष और अभाव का जीवन जी रहे हैं। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए मैंने इतने सारे ध्वस्त स्तूप देखे, ध्वस्त मंदिर देखे, ध्वस्त स्तंभ देखे। तो जहाँ पर ये स्तूप, ये मंदिर, ये स्तंभ देखे, ठीक वहीं पर एक और प्रकार की मैंने प्राचीरें देखी। प्राचीरें मतलब दीवारें देखी। जहाँ ये मंदिर टूटा पड़ा था वहीं दीवारें अपने मस्तक को उठाए खड़ी थी। ये दीवारें वो थी, इन दीवारों पर ईंट या पत्थर का कोई खंडहर का निशान नहीं था। इन दीवारों पर पुराने लिपियों में लिखा हुआ कोई लेख भी, लेकिन इन दीवारों पर नई नई कुदाल और फावड़ों की छाप थी, जिन पर लगता था कि अभी अभी कुदाल और फावड़ा चला हुआ है। इन दीवारों पर नए पौरुष यानी कि मर्दानगी की छाप थी। तो ये जो दीवारें हैं ये क्या हैं? कौन सी दीवारों को मैंने देखा? तो मैंने देखा गंडक घाटी योजना के तहत नहरों के तटबंध बनाए जा रहे हैं, जिनको तैयार करने के लिए लाखों की संख्या में मजदूर लगे हो। सत्यम नाम अच्छा है तुम्हारा हिंदी के हिसाब से, तो कृपया हिंदी अच्छा पढ़ो। लाखों मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ क्या बनाया जा रहा है? तो एक नहर जो कि पश्चिम की ओर जाएगी, जिसकी लंबाई है 120 मील, जिसका 11.5 मील नेपाल में जाएगा, 68.5 मील उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिले में जाएगा, और शेष जो बच जाएगा वो बिहार के। ये कौन सी नहर है? पश्चिमी नहर, जिसकी पूरी लंबाई, और इस नहर के द्वारा एक दूसरी नहर बनाई जा रही है, पूर्वी नहर, जिसकी लंबाई होगी 100, और इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के जो विशाल खेत हैं, उन सभी खेतों की आबपाशी होगी, सिंचाई, उन सभी खेतों की सिंचाई होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा बनाया जा रहा है बिजली उत्पन्न करने के लिए। भैंसा लोटन से निकलेंगी ये नहरें। इसी भैंसा लोटन के जगह पर लगभग 3000 फुट लंबा बराज बनाया जा रहा है। 3000 फुट लंबा बराज। बराज का नाम नहीं सुने आप लोग? नहरों के पानी की दिशा देने के लिए नदी के पानी को रोक कर जहाँ बनाया जाता है उसको बराज बोलते हैं, डैम कहते हैं अंग्रेजी में। अभी मलियाबाग चले जाइए, मलियाबाग का नाम सुने? डुमरांव से 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मलियाबाग पड़ता है। वहाँ पर एक बहुत शानदार बराज बना हुआ है, उसका नाम है मलई बराज। हम वहाँ पर गए थे जब बन रहा था, तब भी, फिर दोबारा 2 बार गए। बहुत शानदार भव्य लगता है, बहुत मोटी दीवारें, वैसे ही दीवारें वहाँ पर बन रही है। इसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाने की भी संभावना है, ऐसा भी तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर इतना लाख एकड़ जमीन की खेती होगी इन नहरों से, सिंचाई होगी इन नहरों से। सिंचाई बोले तो इसमें कुल जो खर्च आएगा वो लगभग 40 करोड़ रुपए। ये 40 करोड़ उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं। भैंसा लोटन में जो भारतीय इंजीनियर है, भारत के जंगल के बीच में
एक नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, नए जीवन के केंद्र का, एक ऐसा जीवन का केंद्र बना रहे हैं जो कि एकदम नया केंद्र होगा, जहां पर प्राणवान विद्युत तुल्य शिराओं का जाल फैला रहे हैं। शिराओं मतलब तार, तारे बिछाई जा रही है विद्युत की, जिसमें प्राण होंगे। बोलो करंट। हम मोटर बोट पर बैठे हैं, वो बोट जो कि मोटर पे चलता है, और गंडक के वक्ष स्थल को, गंडक के बीचों बीच हमारी मोटर बोट वक्ष स्थल पर, सीने पर को चीर कर हमारी मोटर बोट आगे बढ़ रही थी। और उस बोट पर बैठे हुए इंजीनियर मुझे इन बराज और नहरों के टेक्निकल बातों को समझा रहे थे, और मेरे मन में ये सोच चल रही है कि शायद युग युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। गज और ग्राह की लड़ाई के विषय में मैंने कुछ समय पहले आप लोगों से चर्चा की थी। गज हाथी, ग्राह घड़ियाल, वो लड़ाई चली 173 मील तक। गज ने भगवान विष्णु की आराधना करी और नारायण प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार कर घड़ियाल की हत्या कर गज को मुक्ति दिलाई थी, संकट मोचन किया था। तो फिर उसी लड़ाई की बात दोबारा की जा रही है, और ये जो लड़ाई है ना, ये युग युगों से चली आ रही है। तो यहाँ पर गज और ग्राह की तुलना अलग अलग चीजों से हो रहा है। तो कौन है ग्राह? तो ग्राह है, पढ़ो बाबू, दैन्य और अभाव के ग्राह के विकराल मुख में फंसा हुआ है। कौन? तो ये है गज, और ये फंस गया है किसके मुख में? अभाव और दैन्य, जो दयनीय जीवन, जो अभाव का जीवन वहां की जनता जी रही है, वो घड़ियाल है। उसने अपने मुख में फंसा लिया है वहां के लोगों की, जनता को। लड़ाई वो गज और ग्राह की नारायण ने समाप्त किया था, वो लड़ाई अभी भी चल रही। अब लग रहा है कि उसका अंत होगा, और अब गज का संकट मोचन करने के लिए एक अजेय, जिसको जीता ना जा सके, पौरुष युक्त, जिसमें मर्दानगी की छाप होगी, नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। तब वो नारायण आए थे, सुदर्शन चक्र चलाए थे। अब फिर एक बार नारायण के मूर्ति को का निर्माण किया जा रहा है। ये नारायण के मूर्ति का निर्माण हो रहा है का मतलब नारायण की मूर्ति नहीं बन रही, वो जो डैम बन रहा है, बराज बन रहा है ना, जो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो रही है ना, उनकी तुलना हो रही है किनसे? नारायण के विराट रूप से। कहो हाँ। और ये जो नहरें निकलेंगी वहां से, यही नारायण की अनेकों भुजाएं होंगी, और बिजली के जो तार बिछाए जा रहे हैं वही नारायण का सुदर्शन चक्र होगा, त्राणकर्ता चक्र होगा, जो मुक्ति दिलाएगा। बोलो। और उसी चक्र से प्रहार कर अंत किया जाएगा अभाव के ग्राह को, और मुक्ति मिलेगी जन समुदाय को। कहो हाँ। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, इन विश्वकर्माओं को, इन मिस्त्री को, और यहाँ काम करने वाले लाखों, जो मिलकर आज भगवान के इस नूतन विराट रूप का निर्माण किए हुए हैं। ये विधाता है, इन्होंने भगवान के रूप को बनाया है। इनकी बुद्धि और इनके परिश्रम की कथा ना कोई कवि अपने कविता में डालेगा, ना कोई कलाकार अपने चित्र में उकेरेगा। मैं जानता हूं कि इनका नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन यह इन्होंने ही इस नूतन रूप का निर्माण किया है। जैसे ही इस विराट रूप में प्राण का संचार किया जाएगा, यानी कि जैसे ही ये बराज स्टार्ट होगा, जैसे ही ये पावर हाउस स्टार्ट होगा, बरसों से जो मंदिर टूटे फूटे पड़े हुए हैं उनमें रोशनी आ जाएगी, वो ज्योतित हो जाएंगे। तो मैं नमस्कार करता हूँ इन सभी मिस्त्री का, मजदूरों का, इंजीनियर्स का। इनकी कोई चर्चा ही नहीं करता ना। शाहजहां ताजमहल कौन बनवाया? तो हम जानते हैं कि शाहजहां, लेकिन कौन बनाया ये नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कि मनोज सर ने इस क्लासरूम को बनवाया, लेकिन कौन बनाया ये आप नहीं जानते। उनका रोल खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे स्टूडेंट के कामयाब होने के बाद टीचर का रोल खत्म हो जाता है। सब देखता है कि फला व्यक्ति एसआई बन गया, सब इंस्पेक्टर बन गया, एसएससी में चला गया, यूपीएससी क्वालिफाई कर ली, लेकिन उस पेड़ को खड़ा करने में, बड़ा करने में
जिन लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन को दिया उनका नामो निशान खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ना हम लोग ना जमाना थैंकलेस होने की तरफ बढ़ रहा है। अब हम थैंकलेस लगभग हो गए हैं। अब हम इस बात की ज़रूरत नहीं समझते कि कहीं पर कुछ हो तो हम किसी को थैंक यू तक तो कम से कम बोल ले। अब वो समाप्त होते जा रहा है, ये परंपरा खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम हर चीज़ को अब तौलने लगे हैं पैसे से, कि अगर उसने हमारे लिए कुछ किया तो हमने बदले में उसको कुछ दिया, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन कितना भी पैसे की कीमत चुकाने के बावजूद एक और चीज़ होती है जिसकी कीमत नहीं चुकाई जाती उनका समर्पण। समय की कीमत हमने सबने दिया, जो डिवोशन होता है उसकी कीमत नहीं चुकाई जाती। मैंने इनके पाठ को पढ़ा था और मैं समझता था इनकी बात को। जब हमने इस नूतन विराट रूप का निर्माण समाप्त हुआ 5 सितंबर को, जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ, तो जितने भी मिस्त्री और जितने भी लेबरर्स मेरे यहाँ वर्क किए थे, उन सभी को हमने मंच पर इनवाइट किया, उन सभी को प्रणाम किया पूरी इज्जत और सम्मान के साथ, और धन्यवाद दिया उनको मैंने हमारे इस पूरे क्लासरूम को बनाने के लिए। और धन्यवाद के साथ सबको एक एक पोशाक मैंने दी पहनने के लिए, और कहा कि आपने जो किया उसका पैसा ज़रूर लिया, लेकिन इसके बावजूद आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इसका निर्माण किया। तो कई जगहों पर ये थैंक्स जो वर्ड है ना, ये एक अलग अनुभूति कराता है सामने वाले को। When I started this classroom, I invited my teacher here. तो उनको यहाँ इनवाइट करने के बाद यहीं पर खड़े थे, माइक मैंने दिया हुआ था, मैं नीचे उनके पास खड़ा था। मैं जानता हूँ कि बहुत पुरानी बात हो गई जब हम उनके यहाँ पढ़ा करते थे, लेकिन आज भी जब वो यहाँ पर खड़े थे मैंने माइक ली तो मैंने ये बात कही कि सत्य है सर कि इन हाथों ने ही इन ईंट को खरीदा, बालू खरीदा, सीमेंट खरीदे, रड खरीदे, लेकिन ये हाथ उन तमाम चीज़ों को खरीद सके इस लायक जिन्होंने इन हाथों को बनाया है वो आप। तो वो एक फीलिंग जो धीरे धीरे अब हम परंपरा ख़त्म हो रही है। ये तो एक परंपरा था कि कई वर्षों तक हम कंट्रीब्यूशन को याद रखा करते थे। हम थैंकलेस होते जा रहे हैं। ये आप लोगों पर भी लागू होता है, आप लोगों पर भी, क्योंकि आप लोग भी अब वो परंपरा खत्म, उसी श्रेणी में आप लोग शामिल हैं जो कि ज़रूरत ही नहीं समझते। और हमको भी अब आदत हो गई कि अब बच्चे ऐसे ही होते हैं तो हम भी इग्नोर करना शुरू कर दिए। अब हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो इसीलिए बुरा नहीं लगता। बुरा कब लगता है? जब आप उम्मीद करते हो और वो ना होता है तब बुरा लगता है। तो उम्मीद ही नहीं करेंगे, नहीं होगा तो बुरा नहीं लगेगा, दैट्स इट। यही होने चला। अंतिम पैराग्राफ लिख रहे हैं, ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित। पढ़ो आप लोग भी, करती ही रही है। तेरी चीर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत मजबूत है, गहरी है, इसे तू ठुकरा। ये पुकारा जा रहा है, ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों युगों से लोगों ने तुमको इन्हीं नामों से पुकारा है। किसको? गंडक को इन नामों से पुकारा गया है, लोगों ने पुकारा है। कहते हैं लेखक कि तेरी चंचल धारा ने, लोगों ने जब भी तुम्हारी प्रार्थना की, तुमको पुष्प समर्पित किए, तुमने उनको ठुकरा दिए। लोगों ने जब भी तुम्हारे किनारे किसी तीर्थ स्थल का निर्माण किया, तुमने उनको तोड़ डाले। पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है, कौन सा मंदिर? डैम, बराज, जो बराज बनाई जा रही है, इसकी नींव इतनी गहरी है कि तुम चाह कर भी इसे ठुकरा ना पाओगे। ठीक है, गुड।
तो अंततः एक लंबा चैप्टर आज होता है समाप्त। अब हम वही पाठ आपको पढ़ा रहे हैं जो वो हमको भेज रहे हैं, पता है ना आप लोगों को। तो उन्होंने कल ये भेजा है तो हम ये पढ़ा रहे हैं। पढ़िए, इनका जन्म, निधन भी, और वो जगह जहां पर ये जन्म लिए वो है, इनके बचपन का नाम, इनकी माता जी का नाम, पिताजी का नाम। पढ़ते रहना, कहाँ से कौन कौन पढ़ाई किए, तुम पढ़ लोगे हो जाएगा। इनकी कृति याद कर लेना, कौन कौन से बुक इन्होंने लिखे हुए हैं। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एकांकी। क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम? एकांकी। नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक अंक की बहुत ही छोटी, और ये कौन से पुस्तक से ली गई है? ये पुस्तक का नाम है, कहो हाँ। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी कहानी है जिसकी कथा वस्तु में माँ बेटी का ज़्यादा महत्व है। इनके घर का इकलौता बेटा जो लड़का है वो क्या है? और वो गया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने। वह अपनी माँ का और विवाह के लिए तैयार हो चुकी अपनी बहन का, और उसी के ऊपर पूरी घर की, और इस लड़ाई के मोर्चे से अगर वो कमा कर लौटेगा तो उसके बहन के हाथ पीले हो सकेंगे। जो माँ है वो एक बहुत ही देहाती, वो ये भी नहीं जानती कि बर्मा जहाँ उसका बेटा गया है उसकी दूरी उसके गांव से कितनी है, लड़ाई कैसी है, किनसे है, किस लिए है, ये भी उसको पता। इसका अंजाम क्या हो सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है, ऐसा वो सोच भी। माँ और छाया की तरह लिपटी हुई उसकी बेटी, बोलो, उसके भीतर वो आशा है, और आशा कैसे कैसे अपने रूप को परिवर्तित करता है। माँ बेटी के चेहरे का रूप परिवर्तित होगा, इसी को मानकर राकेश मोहन ने इस एकांकी को लिखा है, जिस एकांकी का नाम है। आप लोग पात्र पढ़िए, थोड़ा सा हम पानी पी ले, हम पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। आप लोगों को तो मौका मिल जाता है ना जाने के बाद। तो ये पात्र हैं विद्यार्थी। पात्र में जो सबसे पहला पात्र है वो है विष्णु, जो कि यहाँ माँ के रोल में है। मुन्नी बहन की रोल में है, इस माँ की बेटी और उसका बहन। कुंती गांव की पड़ोसन है। दीनू इसी गांव का रहने वाला,
कुम्हार है गांव का। इन चारों के अलावा एक लड़की है और एक और लड़की है, 2 लड़कियां हैं। हम समझ गए, आप लोगों को बेहतर हमसे कौन समझेगा। आप मिला लिए हैं हई से, माने कुंती मानक है, विष्णु लड़की है, हम समझे। मानक वो लड़का है जो विष्णु का बेटा है और मुन्नी का भाई है, ठीक है। और एक और विदेशी सिपाही की भूमिका है जिसका नाम नहीं है। नाटक की शुरुआत होती है तो मंच के ऊपर ऐसा दृश्य बना हुआ है। मंच का दृश्य है, क्या क्या है? देहात के घर का आंगन, अंधेरा है, सीलदार मतलब नमी युक्त है। आंगन के बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी चारपाई पड़ी है और एक और वैसी ही चारपाई जो दीवार के साथ खड़ा करके रखा गया है। घर के दाहिने कोने में 2-3 मिट्टी की हंडिया पड़ी हुई है और घर के हंडियों के सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा भी है जो घर के अंदर की तरफ खुलता है। दरवाजे 2 थे, एक बाहर की तरफ खुलता है, एक अंदर की तरफ। दरवाजे के ऊपर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूखने के लिए रखी गई है। बाईं ओर भी एक बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ है। पर्दा जब उठता है तो विष्णु मंच पर है, चारपाई के मोढ़े पर बैठी है और चरखा चला रही है, असूत कात रही है। यह मंच पर दिखाया जा रहा है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है, बाल सफेद हो चुके हैं। बोलो। और जो मुन्नी है उसकी 14 वर्ष की बेटी, वह बाहर की चौखट से सट कर खड़ी है। नहीं होता है चौखट पर ऐसे बेटी खड़ी होती है। उसने हरे रंग की सलवार और कमीज पहनी है जो मैली हो चली है। हाँ, सलवार समीज, अरे कमीज, अरे वही। कुछ क्षण तक चरखा के चलने की आवाज आती है और कबूतर के गुटर गो की आवाज आती है। बीच बीच में विष्णु थोड़ी खास लेती है। तभी दूर से एक घोड़ा गाड़ी के आने की आहट सुनाई पड़ती है कि वो नजदीक की तरफ आ रही है। मंच पर जब नाटक होता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। तो जब घोड़े की आवाज सुनाई गई होगी तो मध्यम स्वर से शुरू हुआ होगा, अब बढ़ता जाएगा। इसका मतलब समझ में आपको आया? ओ पास आ रहा है, ऐसा आवाज सुनाई देता है। बोलो हाँ। इन्होंने प्रयास किया है चैट जीपीटी के माध्यम से कि दृश्य को दिखाया, ठीक ही दिख रहा है, कुछ ऐसा ही दृश्य है। ये विष्णु है, ये भूत बन गई है, बस यही गड़बड़ है, ना तो बाकी सब ठीक है। हाँ, ये मुन्नी दिखाया गया है और ये विष्णु दिखाया गया है। ओके। जैसे ही घोड़े की आहट सुनाई देती है, मुन्नी पीछे की ओर मुड़ती है और कहती है, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछकर। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है और विष्णु अपनी आंखों को मूंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। गुट्टर गु की आवाज़ और तेज होकर मध्यम हो जाती है। विष्णु अपनी आंखों को खोलकर दरवाजे की तरफ आशा भरी नज़र से देखती है, लेकिन उधर से जो लौट रही है मुन्नी, तो उसके निराश चेहरे को देखकर विष्णु समझ जाती है कि चिट्ठी क्यों रही, डाक वाली ही गाड़ी थी ना? हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। ये बोलती है तो अब घोड़ा गाड़ी के चलने की आवाज़, अब ऐसी आवाज़ आ रही कि तेज से धीमे होगा, मतलब गाड़ी जा रही है। मुन्नी आती है, विष्णु के मोड़े के पास आकर बैठ जाती है और विष्णु के चेहरे की जो रेखाएं हैं वो चिंता के मारे गाढ़ी हो जाती है। विष्णु ठंडी सांस लेकर कहती, उफ, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। तो मुन्नी कहती है, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। गांव में एक चौधरी है, पिल्सन का पेंशन का मनी ऑर्डर,
इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि वो उच्चारण इन लोगों का गलत होगा। ठीक है, मनी ऑर्डर आया और कोई चिट्ठी, ये मुँहे जाने चिट्ठी रस्तों में रख लेते हैं कि क्या करते हैं, गाली दे रही है। बेटे की चिट्ठी की को लेकर इतनी तड़प है बिश्नी के अंदर कि डाकिया को मुआना, अरे नहीं होता, अरे मुआना पाता ना क्या करता रस, रख ले तरस कि फेंक दे तरस। मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने तक वो मुझे चिट्ठी ही ना लिखे। पहले तो हर 15वें रोज पर चिट्ठी लिख देता था, अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया। कम से कम ही पगला इतना तो लिख देता कि हाँ माँ ठीक है, राजी खुशी तो लिख देता। माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। अरे तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, कौनो मंगल छोड़ी है तू, लेकिन चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती। जाने भाग में का खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार ये घर आ ले फिर मैं इससे पूछूंगी। क्या समझ में आ रहा है? ये मतलब धमका रही है कि अब की पर आएगा ना तो इसको बहुत हम डांटेंगे। करिए मुन्नी की पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था ना माँ कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं, बोलना है बर्मा, नहीं बोल पा रही तो ब्रह्मा की माँ शायद लड़ाई में चिट्ठी लिखने की उनको फुर्सत ना मिलती हो, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ के लिए 4 हरफ यानी कि अक्षर लिख दे। उसे ये नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। मेरे कौन कहे कि 2-4 हैं, कौन कहे कि हमारे 2-4 गो लड़का बड़ा सा, एक वो लड़कवे है। मेरे कौन कहे कि 2-4 है जिनके सहारे मैं प्राण लेकर बैठी हूँ। नदीदे को ये बात तो सोचनी चाहिए, मूर्खा को, नदीदे मतलब मूर्ख, इस मूर्ख को इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। मुन्नी बेचारी बिश्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उसकी गोद में अपने सर को रख देती है। कहती है तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण के लिए निस्तब्धता, मतलब सब लोग शांत हो जाते हैं। बिश्नी मुन्नी को अपने घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है और मुन्नी उठकर जो धोती सूखने के लिए डाला गया है उसको समेटने लगती है। धोती को तह करते हुए बीच में ही रुक जाती है और कहती है माँ ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर है? अरे क्या पता कई दूर है, ये चौधरी कहता था कि कई 100 कोस दूर है, पर जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो इसके मुंह में आता है कह देता है। मतलब चौधरी को पसंद करने वाले लोग, वो चौधरी पूरी कहानी में दिखेगा नहीं, बेचारा डटाएगा बहुत ज्यादा। माँ चौधरी तो ये भी कहता है कि वहां मोटर गाड़ी नहीं जाती, वहां जाने के लिए पानी के जहाज में बैठकर जाना पड़ता है। अरे ये तो मानक भी ये कहता था कि कलकत्ते से बर्मा जाने के लिए पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाला जहाज देखकर भी आया था। माँ बर्मा से अगर जहाज से आना जाना है तो चिट्ठी भी तो माँ जहाज में ही ना आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाली जहाज अभी डूब गई हो तो, अरे चुप कर कल मुही, काली जबान ना बोल, मुँह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छा कर ले। उसको गाली दे रही है कि तेरा मुंह बढ़िया नहीं तो बतिया तो बढ़िया कर। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4-4 गांव एक जहाज में आ जाए, इतना बड़ा जहाज भला। ये लाइन दोनों के भोलेपन को दर्शा रहा है, कितने भोले हैं लोग। 4 गांव के बराबर एक जहाज, तो जहाज नहीं डूबेगा, भला 4 गांव कैसे डूबेगा, इनके मन में ऐसा चल रहा है। मुन्नी थोड़ा संकोच करती है, कहती है माँ पता नहीं सच है कि झूठ, पर चौधरी कहता था ना कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। तो बिश्नी क्रोध हो जाती है, कहती चौधरिया एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल इसी के पेट में घुसाया है। यहाँ बैठे बैठे वो सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया का चरित्र का पता नहीं है, जहाज डूबने का पता है।
तिरिया चरित्र नहीं जानते हैं? तिरिया मतलब पत्नी, नहीं सुने हैं? अरे गांव के लोग अक्सर ये बोला करते हैं तिरिया चरित्र, यानी कि चरित्र की तुलना हमेशा पत्नी से ही किया गया। पति का चरित्र खराब नहीं हो सकता, खाली पत्नी का हो सकता है। यही रामधारी सिंह दिनकर नाथ लिख रहे हैं कि तो बहुत भेदभाव हुआ भाई। मुन्नी धोती को तह करके अंदर ले जाती है और बाहर से पड़ोसन जो है कुंती वो आंगन में आती है। अधेड़ स्त्री है लेकिन स्वस्थ है, चेहरे पर लालिमा बरकरार है। कुंती आई और आकर कहती है, क्यों विषम देई? किसको? विष्णु को विषम देई, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई? कुंती थकी आवाज में कहा, आओ, अरे आओ बैठ, होता है ना। कुंती अपने हाथ से चरखा पुनिया हटा देती है और कुंती उसके नजदीक आकर दोनों लोग चारपाई पर बैठ जाते हैं। कुंती बोल रही है, कहते हैं कि आजकल ना बर्मा में बड़े जोर की लड़ाई चल रही है। तो विष्णु करे, यहां से कौन बर्मा होकर आया है जो तुमको पता है कि लड़ाई चल रही है? लड़ाई का हाल वहां वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है? ये चौधरी फिर रोज घर पर बैठे बैठे खाली खबरें कर, मानक आएगा ना तब पता चलेगा कि कितना बड़ा विद्वान है। आज इसके जी में जो आए कह ले सब सच है, क्योंकि जहाँ पेड़ ना रुख वहाँ रेण प्रधान। अब हम लोग को तो कुछ बुझाता, तो जो कहेगा मानना ही है। बेचारा जल्दी घर आ जाए। कौन बोल रहा है? जल्दी बेचारा घर वापस आ जाए, आकर अपने बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो इसकी एक एक करके चली गई। अब एगो बच्ची है धनो, ये भी बेचारी बैसाख में, बस 2 महीने ही बच्चे। धनो इसकी बेटी है, 2 महीने बची है, सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, ये मतलब इसके पति सारा शहर ढूंढ आए हैं। कहीं भी बाजार में 10 गज मलमल, कहीं मखमल नहीं बिक रहा है। बड़ा दिक्कत है मार्केट में। ऐसा लग रहा है कि सब उठा के विलायत लेके चला गया है। विलायत मतलब विदेश। फिर कहती, तूने इसके लिए घर वर देखा कि नहीं? किसके लिए? कौन लड़की? मुन्नी के लिए। कह रही है विष्णु के घर वर ही देखकर क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। हाथ बढ़े होने का मतलब दहेज। आजकल लोग, हमारे यहाँ हाथ बढ़ना नहीं बोलते हैं, मुँह बावत रंजा, गोइलापन मुँह बावत रंजा, बड़का मुँह बावत रंजा, ऐसा कहा जाता है भोजपुरी में। कुंती कहती है, पर तू देख देख, कम से कम ढूंढ। 14 की तो हो गई, अब क्या घर में रख, और कितनी बड़ी करेगी? देख मेरी धनों का तो अभी 13वां ही चल रहा है, लेकिन लोगों ने पूरा गांव में परेशान कर दिया था कि लड़की मुटियार हो गई है। मुटियार पंजाबी वर्ड है, जवान हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं तू मानक के आने तक देखभाल कर ले, और जाने ये मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता है? लड़ाई के बारे में कौन जानता है कि कब खत्म होगा? ये तो एगो परेशान है, ऊपर से ये और हईसन हईसन लाइन बोल रही है। आई तो परेशान माँ है ना। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, वो बोला है 4-6 महीने में जरूर कह कर गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर आएगा मिलने, और उसे गए भी हो चुके हैं। कितने? हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए, लेकिन विषम देही लड़ाई का मुंह शेर का मुंह होता है, शेर का। इस सांत्वना देने आई है, उसका हार्ट फेल करवाएगी। और भाई देख रहे हो, शेर का मुंह होता है लड़ाई का। शेर का मुंह कौन सूंघ के देखा है कि वो खा गया है कि नहीं खाया है? मतलब समझ में आ रहा है? युद्ध में मराइयो गया है कोई तो किसी को पता। लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है, तार लंबी।
तू कहे तो मैं ही कहीं खोज खबर लेती हूँ, मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि कहना चाहती थी नहीं आता है। अब अगला लाइन तो ये आ रहा है कि नहीं हो आता है। तब तक दीनू कुम्हार जो गांव में कुम्हार का काम करता है, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है। यूं समझ लो कि लगता है कि हड्डी पर चमड़े का चादर ओढ़ाया गया है। बाहर से आता है हांफता हुआ, सिर और दाढ़ी के बाल आधा आधा पका हुआ है, हाथ में मिट्टी सना हुआ है, हांफते हुआ था, ये मुन्ने की माँ आज तो हद हो गई। किस बात की हद हो गई है? आइए तो हाफ क्यों रहा? अरे बताने लायक बात नहीं, तू ही अपना आंख से बाहरी निकल के देखी क्या हुआ। अरे कुछ बताएगा भी कि बात क्या है? बात क्या नहीं है, तमाशा है तमाशा। सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की तो हद हो गई। ऐसे कह रहे, बेशर्मी की तो एकदम हद हो गई है। बिशनी कह रही है कि क्या? फिर वो चौधरिया की बेवा कहना ये चाहती है भाग गई। फिर वो चौधरी की बेवा, मतलब इसको डायरेक्ट में, अरे ना ना मैं उसकी बात, अरे दो जवान छोकरिया आई है हमारे गांव में कहीं से, ऐसा पहरावा है कि तुमसे का कहे, और रंग काला लेकिन मेम की तरह टिट फिट चल रही है। घर घर जाके आटा दाल मांग, इतनी जिंदगी चली गई लेकिन हमने इतनी बेशर्मी। दिनू बाहर की ओर झांक कर देखता, ले मुन्नी अंदर आ जाती है। दिनू मुड़कर कहता ले ले वो तेरे ही घर की तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, अंदर नहीं तो ऐसा लड़की देखेगी तो बिगड़ जाएंगे। मुन्नी को अंदर भेज, मैं जाकर चौधरी को ये खबर सुनाकर आता हूँ। दिनू चला जाता है और ये तीनों बहुत उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती हैं। तब तक 2 बर्मा की रहने वाली लड़कियां बाहर से आती है, जो जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं और दोनों के हाथ में एक एक, ये बाहर वाली बर्मा वाली है और ये तीनों ये प्रमाणित करें कि तीनों देख रही हैं, जो कुंती हैं, बिश्नी है और मुन्नी है। अब एज मत मिलाओ। हाँ, कुंती बिश्नी का नाम करें, अरे ये लड़कियां क्रिस्टान है, क्रिश्चियन, ये लड़कियां क्रिस्टान हैं। बिश्नी उसका मतलब क्रिस्टान, क्या करिए इसको समझ में नहीं आता। कुंती अरे क्रिस्टान क्रिस्टान, क्रिस्टान वो होती है जो अपने मर्द को घर में रखती है और खुदे भरी घूमती है। ये एक लड़की कहती है माँ जी थोड़ा दाल चावल दे दीजिए, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी कहती है हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, मतलब भाग कर आए हैं और बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, बर्मा की राजधानी। हजारों लोग वहाँ घर बार छोड़कर भाग गए हैं। हम एक एक घर की 10 औरतें, 3 मील दूर एक पुराना धर्मशाला है, वहीं पर हम लोग पड़े हुए हैं। हमारे 2 भाई को रास्ते में मार दिया गया है, थोड़ा सा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, हम आपके जान की दुआ करेंगे। कुंती फिर बिश्नी के कनवा के पास आके, ये लड़कियां क्रिस्टान नहीं हैं, मुझे इनके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं, इनका लक्षण खराब है। लक्षण समझ में आता है ना, लक्षण अच्छे नहीं आते, नजर नहीं आते। बिश्नी लड़कियों के चेहरे पर एकदम दृष्टि जमाई हुई है, कहती कि हाय रे, अरे तुम इस तरह भीख काहे मांग रही हो, देखने में तो तुम बड़े अच्छे घर की लगती हो। तो कहती है लड़की, जब घर बार था माँ जी तब बात कुछ, अब घर बार हम तो भीख का ही अब आसरा बचा है। जापानी जहाज़ों ने बम मार मार के हमारे शहर को उजाड़ दिया है, रोज वहाँ गोलीबारी हो रही है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में हैं माँ जी, लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो एकदम, फौज को छोड़कर अब कोई नहीं रहता है हमारे मुल्क में। मुन्नी आगे आती है, कहती है कि ये माँ, ये कह रही है लोग कि इनके मुल्क में लड़ाई हो रही है। अब भैया भी तो लड़ाई में गए हैं ना, पूछो तो बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है, उनको क्या पता कि रंगून बर्मा में ही है? भोली भाली गांव की औरत है ना।
तो दूसरी लड़की कहती है, आ माँ जी, हमारे ही मुल्क का नाम बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। विष्णु और मुनि एक साथ करे, क्या तुम बर्मा से आई हो? दोनों राइमिंग मिलाकर, हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है। जिनको जिधर रास्ता मिलता है उधर वो भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। माँ जी, आज हम लोग आप ही लोगों के सहारे हैं। जो थोड़ा बहुत आप लोगों के घर से मिल जाता है वही हमारे जीने का आसरा है। विष्णु उनकी बातों को काट कर कह रही है, क्यों रही? तुम लोग कह रही है कि बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। हाँ माँ जी, दिन रात आग बरसती है वहाँ, आग। हम लोग तो फिर भी खुशकिस्मत हैं कि जान को लेकर निकल गए। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते पर। मुनि कहती है कि तुम लोग बर्मा से पैदल चल कर आई हो? हाँ, जान बचाने का यही एक रास्ता था। जंगल के रास्ते में बड़ी बड़ी, हम में से एक औरत तो बेचारी वही दलदल में फंस गई। अब वहीं पे तो मुनि कहती, ए माँ, ये लोग कह रही है कि बर्मा से पैदल आए हैं और चौधरी कहता है कि वहाँ जाने का रास्ता। ये भोली भाली दिमाग अब इनकी दूसरी बात सोच रही है। लड़की कहती कि हाँ माँ जी, असली रास्ता जहाज का है, मगर उस रास्ते पर बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज को रास्ते में डुबो देते हैं और हम लोगों को जहाज मिलते भी नहीं। जहाज पर सिर्फ फौज लोगों का आना जाना होता है। विष्णु एकदम डर जाती है, ओह, जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज पर जाएंगे? ये फौजी के नहीं, अपने बेटे के बारे में सोच रही है। तो लोग ऐसे है, जब जहाज डूब जाएगा तो फौजी क्यों जाएगा? सरकार क्या इतनी मूर्ख है जो फौजियों को डूबने के लिए जहाज पर भेजेगी? माँ जी, फौजी लोग समुंदर में ही लड़ते हैं। जहाजों जहाजों में लड़ाइयाँ होती है। उधर से जापानी जहाज गोले बरसाते हैं, इधर से अंग्रेज के जहाज, और ऊपर से हवाई जहाज भी मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है माँ जी। अब तो विष्णु की चेहरे की रेखाएं गाढ़ी, अपना चरखा खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बेटे की याद में शक्ति कमजोर, चरखा खींच नहीं पा रही है। मुनि कह रही कि तुम जिस रास्ते से आई हो लोग, उस रास्ते से फौजी नहीं आ जाएंगे भागकर? ना माँ जी, फौजी वहां लड़ने गया है। फौजी भागेगा तो उसको, फौजी लड़ाई छोड़ के भागेगा तो क्या होगा? गोली मार दी जाएगी, वे भाग नहीं सकते। विष्णु डर जाती है ना, कहे फौजी कहें भागेगी? फौजी की बात नहीं सोच रही है। फौजी क्यों भागेगा? अपना समय पूरा हो जाएगा, उसको छुट्टी मिल जाएगा। जिसको आना होगा वो छुट्टी अपनी पूरी मियाद पूरी करेगा। मियाद मतलब समय। बोलो हाँ, भागकर क्यों आएगा? फौजी इतना अनजान थोड़े ना है। आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हम लोगों को मुट्ठी भर कुंती बीच में टपकती है, ए जो हमारे खाने का चावल नहीं है, इन लोग को चावल चाहिए, पक ना मिल चावल। खदेड़ने लगी। विष्णु कहती है, ए मुन्नी। मुन्नी आती, जा थोड़ा सा अंदर से कटोरी। मुन्नी अंदर जाती है। कुंती लड़कियों के चेहरवा को गौर से देख रही है। इसको ये लग रहा है कि इन लोग जरूर कुछ तिरिया चरित्र, इन लोग का चरित्र खराब है। कुछ सोचती है बेचारी विष्णु, एकदम नीचे की ओर सिर झुकाए हुई। विष्णु फिर कहती है, अच्छा ये बताओ तुम लोग, बर्मा से यहाँ तक कितने दिन तक का पैदल का रास्ता है? लड़की करी कि दिन का हिसाब नहीं है माँ जी, पहुँच गए तो महीना 20 दिन, और ना पहुँचे तो एक तो रास्ते में घने जंगल, जंगली जानवर, और पता नहीं दुश्मन का फौज का मोर्चा कहाँ हो। जंगल के चप्पे चप्पे पर लड़ाई हो रही। हमने तो रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की सड़ी गली लाशें देखी। इधर भारतीय सिपाहियों की लाशें, उधर जापानी सिपाहियों की लाशें। एकदम सिहर जाती है, उफ, उनकी हालत को देखकर बर्दाश्त नहीं होता। विष्णु और डर जाती है, उफ, बस करो बस करो।
बर्दाश्त नहीं होता है। बिश्नी अपने पल्ले से अपने मुंह को छुपा लेती है। अरे वेट करो। मुन्नी चावल लेकर आती है। अरे ये लोग को रोकना चाहिए था विकास, क्या है। बीच में नहीं है भेजना था विकास, थोड़ा देर रोक लेना था। हाँ, चावल देती है। एक लड़की कहती है कि अच्छा माँ जी, परमात्मा आप लोगों को क्या करे? बोलो सब लोग। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चारपाई को सरकाकर बिश्नी के थोड़े पास आती है। बोलो। कुंती बिश्नी से कंधे पर हाथ रख करती है कि हे बिशनदेई। बिश्नी बेचारे पल्ले से अपनी आंखों को पोंछती है। कुंती कहती तू इस तरह दिल को, क्या पता है ये बर्मा से आई है कि कहीं और से आई है, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां हैं कि कुछ और। मुन्नी बिश्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिश्नी के घुटने को सहलाते हुए कहती है कि माँ, मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को, इसको मंगल ही पकड़ा है, अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो हमारी। आंखें को पोंछती है बिश्नी, कहती कि मैं कब कहती हूँ कि तेरे भैया को हमारी फिक्र नहीं है, पर इतना तो लिख देता कि माँ यहाँ हूँ और अच्छी। मुन्नी कहते क्या पता माँ, भैया रास्ते में हो, छुट्टी लेकर आ रहे हो, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखा हो। बिश्नी कहती क्या पता, मेरा दिल तो कहता है माँ कि भैया अब आएंगे। बिश्नी कुछ देर तक उसके सिर पर हाथ फेरते रहती है। कुंती इधर माई बेटी बतिया रही। कुंती कोई और ख्याल में, वो अपने सपना से जाकर उठी। ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है, इनके घर वाले इनका ब्याह क्यों नहीं करते हैं? उसको एक अलग सुर पकड़ा हुआ है। अब उसका बिश्नी कहती है क्या मालूम क्या है। नहीं मिलते हैं कल, जाइए आज। आप लोगों को मैसेज मिल गया है।